वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे अडानी इंटरप्राइजेस को 50% का लॉस हो गया। फिर हम बात करेंगे कॉग्निजेंट की कि आखिर कॉग्निजेंट ने टीसीएस और इन्फोसिस दोनों को पीछे कैसे छोड़ दिया। आईपीओ की बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे स्विगी की। फिर हम बात करेंगे बुलिश ट्रेंड की गोल्ड की, आखिर गोल्ड कैसा करने वाला है। जेन स्ट्रीट की बात करेंगे, ओयो की बात करेंगे और इंडिया के रियल एस्टेट की बात करेंगे। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू कर देते हैं इस वीडियो को एक हाइप दे करके। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है कॉग्निजेंट की। कॉग्निजेंट ने टीसीएस और इन्फोसिस दोनों को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि कॉग्निजेंट ने Q2 2026 में अपना नेट प्रॉफिट 14% बढ़ाकर $645 मिलियन कर लिया, जो कि हेल्थ साइंसेस और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस से हुआ। कंपनी का रेवेन्यू अगर हम देखें तो वो भी 8.1% बढ़कर $5.25 बिलियन हो गया, जो कि टीसीएस और इन्फोसिस दोनों से बेहतर है। वैसे अब अगर हम कॉग्निजेंट की बात कर ही रहे हैं तो मैंने एक न्यूज कवर की थी जिसका नाम था टीसीएस की चोरी और कॉग्निजेंट का काला सच। ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, वो वीडियो आप देख सकते हो। अगली बिजनेस न्यूज है स्विगी की और ये न्यूज आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है क्विक कॉमर्स से रिलेटेड। तो बात ऐसी है कि स्विगी ने Q1 FY26 में 1197 करोड़ रुपीस का नेट लॉस रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 611 करोड़ से लगभग डबल है। वहीं पे अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू तो बढ़ा है 54% से और रेवेन्यू बढ़कर 4961 करोड़ रुपीस हुआ। पर लॉस ज्यादा बढ़ने का जो रीजन है वो है इन्वेस्टमेंट और अप्रेजल्स। वहीं पे अगर हम स्विगी के फूड डिलीवरी सेगमेंट की बात करें तो उसमें 18.8% की ग्रोथ हुई है और इंस्टामार्ट यानी कि जो स्विगी का क्विक कॉमर्स वाला सेक्शन है उसके रेवेन्यू में 108% की बढ़ोतरी देखने को मिली। और यही क्विक कॉमर्स का डेटा मैं समझाना चाहता था क्योंकि अगर आप हमारे रेगुलर बिजनेस न्यूज के व्यूअर हो तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने जोमेटो के क्विक कॉमर्स के बारे में बताया था कि उनकी ग्रोथ भी डबल हो गई है। तो क्योंकि देखो जोमेटो का अब जो ज्यादातर फोकस है वो क्विक कॉमर्स पे यानी कि ब्लिंकिट पे है, बाकी उसके और भी बिजनेसेस हैं, लेकिन इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो क्विक कॉमर्स की ग्रोथ है ना वहां पैसा बनने वाला है, मोटा पैसा। हो सकता है कि जोमेटो का फूड डिलीवरी या फिर स्विगी का फूड डिलीवरी बिजनेस लॉस दे करके जाए, लेकिन क्विक कॉमर्स तो फॉर श्योर हो गया है अब कि उसमें मोटा पैसा बनने वाला है। तो अगर आपने वो न्यूज नहीं देखी तो आप देख सकते हो, ऊपर आई कार्ड पे मैं लिंक डाल दूंगा। लेकिन हाँ, अगर हम क्विक कॉमर्स सेगमेंट की ही बात करें तो इबिडा जो मार्जिन है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है स्विगी का, लेकिन फिर भी अभी भी नेगेटिव ही है, पॉजिटिव इबिडा नहीं हुआ है। ये चीज आप ध्यान रखना। अगली बिजनेस न्यूज है अडानी इंटरप्राइजेस की और अडानी इंटरप्राइजेस का हालत बहुत ही खराब है क्योंकि अभी अभी उनका क्वार्टरली रिजल्ट आया है और Q1 FY26 का जो प्रॉफिट है वो 50% गिरकर 734 करोड़ रुपीस हो गया, जिसकी वजह से शेयर्स में 4.33% की गिरावट देखने को मिली और शेयर के प्राइसेस 2422.35 रुपीस तक पहुंच गए और रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली। रेवेन्यू तो सिर्फ 9% गिरा और अब रेवेन्यू 25,472 करोड़ रुपीस पर आ गया। तो नेट प्रॉफिट गिरा, रेवेन्यू गिरा और इबिडा की बात करें तो वो भी 12% गिरकर 3,786 करोड़ रुपीस तक आ गया। अब इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि 50% की गिरावट तो बहुत बड़ा नंबर होता है। देखिए इसके पीछे मेनली दो रीजंस हैं, बेसिकली IRM और माइनिंग सेगमेंट के लो ट्रेड वॉल्यूम्स और प्राइस फ्लक्चुएशंस के कारण अडानी इंटरप्राइजेस को ये लॉस झेलने को मिले हैं। लेकिन इंक्यूबेटिंग बिजनेसेस का इबिडा 5% बढ़ा है, जिसमें एयरपोर्ट बिजनेस की बात करें तो उसमें 61% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। और इन सभी सिनेरियो पे कंपनी ने ये कहा है कि नए इंफ्रा प्रोजेक्ट से फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग इबिडा ग्रोथ आएगी। वैसे अगर आपको IRM मतलब नहीं पता तो IRM मतलब होता है इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट, और अगर हम इसको अडानी इंटरप्राइजेस के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो IRM उनका एक बिजनेस सेगमेंट है जिसमें कंपनी कोल ट्रेडिंग, माइनिंग ट्रेडिंग, एनर्जी रिसोर्सेज और रिलेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम करती है। और ये जो सेगमेंट है ये ग्लोबल के साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट से भी रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करके इंडस्ट्रीज को सप्लाई करता है। अगली बिजनेस न्यूज है गोल्ड से रिलेटेड, क्योंकि गोल्ड ने पिछले
कुछ सालों में बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स दिए हैं और स्पेशली मैंने तो बहुत पैसे कमाए हैं गोल्ड से। तो ये न्यूज आप देख सकते हो, क्योंकि एक तरफ गोल्डमैन सैक्स की बात करें और फिडेलिटी की बात करें तो ये दोनों फर्म गोल्ड को लेकर के काफी ज्यादा बुलिश हैं, जहां पे गोल्ड $4000 तक जा सकता है अगर डॉलर वीक होता है और फेड रेट अगर कट होते हैं और अगर सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदना कंटिन्यू रखते हैं तो। ऐसा कहना है फिडेलिटी और गोल्डमैन सैक्स का। और अगर हम अप्रैल का डेटा देखें तो अप्रैल में गोल्ड ने $3500 का हाई भी टच किया था। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ सिटी का कहना है कि 2025 के एंड तक गोल्ड $3000 से नीचे गिर सकता है अगर ट्रम्प टैरिफ्स को ऐसे ही बढ़ाते रहे या फिर अगर लोगों के अंदर यूएस में जो ग्रोथ है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा तो। लेकिन अगर हम इस वक्त की बात करें तो फिलहाल गोल्ड $3300 पे है। और अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें तो 10 ग्राम का 24 कैरेट का जो सोना है वो 98,600 रुपीज के आसपास है, मतलब आसपास क्या उतने ही रुपए का है। अब आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप भी चाहते हो कि आप गोल्ड में अच्छा खासा पैसा बनाओ तो ये चीज समझनी होगी आपको कि गोल्ड मेनली 3 रीजंस पे डिपेंड करता है। पहला डॉलर रेट पे, दूसरा फेड रेट्स पे और तीसरा जियोपॉलिटिकल रीजन। तो आप इन चीजों पे ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम एग्जांपल देखें तो कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया, जैसे वॉर चल रहा है बहुत सारे कंट्रीज के बीच में और पूरी दुनिया में टेंशन का माहौल है, या फिर इकोनॉमी स्लो डाउन, रिसेशन की बातें चल रही हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाने लगते हैं। अगली बिजनेस न्यूज है आईपीओ से रिलेटेड। सेबी ने वीएमएस, टीएमटी और एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज को आईपीओ लॉन्च करने की अप्रूवल दे दी है। अगर हम एक्सेल सॉफ्ट की बात करें तो वो एक एडटेक सैस कंपनी है जो कि 700 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर के आएगी, जिसमें से 210 करोड़ रुपए फ्रेश इशू होंगे और जो बचे हुए 490 करोड़ है वो ऑफर फॉर सेल होंगे। और ये जो पैसा है वो लैंड परचेज और उनका जो एक मैसूर का फैसिलिटी है उसको वो अपग्रेड करेंगे, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूज करेंगे। वहीं पे वीएमएस टीएमटी की बात करें तो ये एक स्टील बार्स बनाने वाली कंपनी है और ये 1.5 करोड़ शेयर्स का फ्रेश आईपीओ लाएगी और आईपीओ से जो भी पैसे आएंगे उन पैसों से ये डेप्ट का रीपेमेंट करेंगे जो कि 115 करोड़ रुपए का है। तो ये मुझे सही नहीं लगा ये जो दोनों कंपनीज हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो एक कंपनी में 490 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और सिर्फ 210 करोड़ का ही फ्रेश इशू है। दूसरे कंपनी में वो सिर्फ पैसा इसलिए रेस कर रही है ताकि वो 115 करोड़ रुपए का अपना डेप्ट रीपेमेंट कर पाए। बाकी ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मुझे ऐसी कंपनीज पसंद नहीं, इसलिए मैंने बोला। बाकी आप अपना रिसर्च खुद से करना, क्योंकि हो सकता है ये कंपनीज वाकई में बहुत अच्छी हों, क्योंकि मैंने अभी तक इन कंपनीज की कोई भी रिसर्च नहीं की है। बिजनेस न्यूज है नुवामा वेल्थ और जेन स्ट्रीट की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुंबई के ऑफिसेस में इन दोनों कंपनीज पे रेड डाली और ये रेड इसलिए डाली गई थी क्योंकि जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थी उनका इन्वेस्टिगेशन करना था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आपको पता ही है जेन स्ट्रीट के ऊपर सेबी ने 3 जुलाई को मार्केट मैनिपुलेशन का इल्जाम लगाया था और ट्रेडिंग से बैन भी कर दिया था। बाद में सेबी ने जेन स्ट्रीट को 22 जुलाई को दोबारा मार्केट में एंट्री दे दी, जब जेन स्ट्रीट ने 4844 करोड़ रुपए के इलीगल गेन्स स्क्रू अकाउंट में डिपॉजिट किए। और अब ये जो पूरा केस है उसको आईटी डिपार्टमेंट और अच्छे से जांच कर रही है। अब स्क्रू अकाउंट आपको पता ही होगा, बट मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में। ये एक मेडिएटर होता है, पैसा समझ लो। जैसे फाइवर है तो फाइवर को आप स्क्रू अकाउंट कह सकते हो, जिसमें आप फ्रीलांसर से सर्विस लेते हो और अगर फ्रीलांसर ने सर्विस नहीं दिया तो फाइवर आपके अकाउंट में पैसे भेज देता है, और अगर फ्रीलांसर ने सर्विस दे दी अच्छी तो वही पैसा फाइवर फ्रीलांसर को दे देता है। मतलब ये एक ट्रस्ट वर्दी मेडिएटर होता है। सेम वैसे ही जैसे आईपीएल में कई बार आपने देखा होगा लोग सट्टा लगाते हैं, तो जब दो पार्टीज के बीच में कोई बड़ी गैम्बलिंग चलती है 40-40 हजार की, तो एक मेडिएटर होता है और उस मेडिएटर को दोनों पार्टीज पैसा दे देती हैं और जब सारी चीजें सही होती हैं जो जीतता है उसके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही है सेबी के केस में भी। बाकी आपको और डिटेल में जानना है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो या फिर ट्विटर पे आप कमेंट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ट्विटर पे फॉलो कर लो। हमारी टीम आपके सभी सवालों का जवाब दे देगी। अगली बिजनेस न्यूज है इंडिया के रियल एस्टेट से रिलेटेड और इसमें एक रिपोर्ट आई है 2025 की कि इंडिया की टॉप रियल एस्टेट कंपनी
कंपनीज की वैल्यू 16 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है, जिसमें डीएलएफ ने तो कमाल करके दिखाया है। डीएलएफ 2.07 लाख करोड़ रुपीस के वैल्यूएशन के साथ नंबर 1 पे है। वहीं पे लोढ़ा की बात करें तो 1.38 लाख करोड़ रुपीस के साथ सेकंड पोजीशन होल्ड किया उन्होंने। और अगर हम इंडियन होटल कंपनी की बात करें यानी कि ताज होटल्स की बात करें तो 1.08 लाख करोड़ रुपीस के साथ उन्होंने थर्ड पोजीशन पे अपना अस्तित्व जमाया। और अगर हम ओयो की बात करें तो ओयो ने पहली बार टॉप 15 में एंट्री ली है और 63 नए प्लेयर्स भी इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, जिसमें स्लॉश बैंगलोर और अपर्णा कंस्ट्रक्शन जैसे रीजनल प्लेयर भी इस बार लिस्ट में शामिल हुए हैं। रियलिटी सेक्टर फिलहाल तो काफी स्लो हुआ है पर फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और ये जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का नाम है ग्रोहे हुरन रिपोर्ट। वैसे हो सकता है मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत की हुई है बट स्पेलिंग GROHEHURUN है। और इससे पहले कि मैं ये बिजनेस न्यूज खत्म करूं, मैं आपको ये याद दिला दूं कि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है और अगर आप चाहते हो आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करें। लेता हूं मैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और कल फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।